नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित नायक, प्रोफेसर राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ आयुष संवाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी का, प्रमुख सचिव श्री प्रशांत त्रिवेदी जी का, विशेष सचिव श्री राजकमल यादव जी का एवं नवनियुक्त होम्योपैथिक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मनोज यादव सर का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रकार का मौका दिया ताकि मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से जो व्यूअर्स हैं, जो इस श्रोतागण हैं, जो इस प्रोग्राम में रुचि रखते हैं, उन तक मैं अपनी बात को प्रॉपर तरीके से साइंटिफिकली बता सकूं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ऐसा समय चल रहा है, एक फीवर बहुत ज़्यादा इस समय इस मौसम में देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं डेंगू फीवर। तो जी हाँ, आज इस आयुष संवाद के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं डेंगू फीवर के बारे में। तो दोस्तों, जब कभी भी डेंगू के बारे में हम लोग बात करते हैं तो डेंगू के बारे में एक्चुअल में आप लोगों को प्रॉपर जानकारी होती ही नहीं है या जानकारी अपूर्ण होती है। और अपूर्ण जानकारी के अभाव में आप लोगों के मन में इस बीमारी के प्रति बहुत ही भ्रामक स्थितियाँ अपने दिमाग में रखते हैं आप लोग, और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी रखते हैं क्योंकि कभी कभी कैजुअलिटी या कभी कभी इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो आपको इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको किस प्रकार से आप रोक सकते हैं, इस मच्छर को, जो ये मच्छर डेंगू वायरस या डेंगू फीवर को पैदा करता है, उसको किस प्रकार से हम रोकें, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, एक एक करके मैं आपको आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि डेंगू होता क्या है, डेंगू की एपिडेमियोलॉजी क्या है, क्लिनिकल फीचर के माध्यम से हम किस प्रकार से डेंगू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से होते हैं जिसके वजह से हमें डेंगू का पता चलता है, और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा हम वो कौन कौन सी दवाइयाँ इंडिकेट करते हैं जो कि सिम्टोमेटोलॉजिकल टोटलिटी ऑफ सिम्टम के अकॉर्डिंगली और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब की जा सकती है, और वो कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से प्रिवेंटिव फैक्टर हैं जिसके द्वारा हम इस प्रकार की बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेंगू एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है, वायरल फीवर होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि डेंगू वायरस से होता है, और ये फ्लैवी जो वायराइड फैमिली है उसका एक सदस्य होता है, और ये 4 प्रकार के होते हैं: DENB1, DENB2, DENB3 एवं DENB4। दोस्तों, डेंगू का मच्छर के बारे में बात करें, और डेंगू का जो मच्छर होता है वो किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि गर्म से गर्म माहौल में भी यह रह सकता है, और इसके अंडे जो होते हैं वो कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, और जब मच्छर को हम नहीं देख सकते हैं तो इसको नष्ट करना आसान नहीं होता है। और जब डेंगू का जो अंडा होता है जब पानी के संपर्क में आता है तो लार्वा में बदल जाता है, और फिर लार्वा एक वयस्क मच्छर का रूप धारण कर लेता है। अगर दोस्तों डेंगू की एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करें तो 128 देशों में डेंगू का प्रकोप व्याप्त है, और कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अछूता हो। इसका मतलब है कि सारी जगह पे डेंगू का जो बीमारी है वो खतरनाक दृष्टि से हर जगह पर व्याप्त है। दोस्तों, डेंगू को डेंगू हेमरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है, ब्रेक बॉर्न फीवर के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी में बात करें तो इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और हड्डी तोड़ बुखार इसलिए कहा जाता है कि पेशेंट को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी हड्डियां टूटी जा रही हों। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जिसके द्वारा हम इस बीमारी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बीमारी को अगर आइडेंटिफाई करना है तो शुरुआती स्टेज में तो यह सामान्य वायरल फीवर की तरह प्रतीत होता है, लेकिन जब लेटर स्टेज में जब इसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं तब इसको आप डिफ्रेंशिएट बहुत आसानी से कर सकते हैं। लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को ठंडी के साथ साथ बहुत सीवियर फीवर होता है, जो पेन होता है वो बहुत सीवियर होता है, मसल्स में इचिंग होती है, जॉइंट्स में पेन होता है, और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। पेशेंट को भूख कम लगती है, वजन घटने लगता है, हल्की सी खराश थ्रॉट रीजन में देखने को मिलती है, और आंखों के पिछले हिस्से पे बहुत तेजी से दर्द होता है, और इसमें रैशेस भी अपीयर हो जाती हैं। और रैशेस के अगर कलर्स की बात करें तो ये जो है रेडिश टाइप के, पिंकिश टाइप के रेडिश फेस पे, नेक पे एवं चेस्ट पे देखने को मिलते हैं। तो इन प्रकार के लक्षणों के आधार पर हम डेंगू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब सवाल उठता है कि डेंगू की स्टेजेस के अकॉर्डिंगली हम कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों डेंगू के प्रकारों के बारे में बात करूं तो डेंगू के 4 प्रकार मुख्यतः होते हैं। जो पहला डेंगू फीवर होता है जिसको बोलते हैं कॉमन डेंगू फीवर, जिसको सामान्य डेंगू फीवर के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो डेंगू फीवर होता है वो क्लासिकल डेंगू फीवर के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो डेंगू फीवर होता है वो डेंगू हेमरेजिक फीवर के नाम से जाना जाता है। जो चौथा और लास्ट प्रकार जो होता है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। डेंगू, अगर सामान्य डेंगू के बारे में बात करूं मैं, तो जो कॉमन डेंगू फीवर होता है उसमें जो सिम्टम्स की इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। पेन माइल्ड देखने को मिलता है, फीवर माइल्ड होता है, रैसेस बहुत कम मात्रा में आते हैं और यह स्वतः ही 3 से 5 दिनों के अंदर अपने आप बगैर किसी इलाज के भी ठीक हो जाता है। और दोस्तों सामान्य डेंगू फीवर में एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक टाइप, और एसिम्प्टोमेटिक टाइप में कभी कभी कोई भी सिम्टम नहीं आता है और वो बगैर किसी इलाज के ठीक हो जाता है। तो ये कॉमन जो डेंगू फीवर होता है उसमें 2 प्रकार के मैंने अभी आपको स्टेजेस बताए, एक सिम्प्टोमेटिक और दूसरा एसिम्प्टोमेटिक। दूसरा दोस्तों इस प्रकार होता है डेंगू फीवर का, वो होता है क्लासिकल डेंगू फीवर। क्लासिकल डेंगू फीवर के सिम्टम्स के बारे में अगर बात करूं तो यह कॉमन जो अभी डेंगू फीवर के सिम्टम्स वो तो इसमें होते ही है, लेकिन जो सिम्टम्स की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मीन्स सीवियर पेन होता है, सीवियर हेडेक देखने को मिलता है, रैसेस बहुत ज़्यादा अपीयर हो जाते हैं, नेक पे, फेस पे और चेस्ट पे देखने को मिलते हैं, आंखों के पीछे वाले पोर्शन पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और मसल्स जॉइंट्स में बहुत पेन देखने को मिलता है। तो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर इस फीवर के डिसअपीयरेंस के बारे में बात करूं तो 5 से 7 दिनों के अंतराल में एक नॉर्मल इलाज में भी इसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर। तीसरा जो डेंगू फीवर का टाइप होता है वो होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। दोस्तों डेंगू हेमरेजिक फीवर बहुत खतरनाक होता है और इसी फीवर के बारे में आप सोच के बहुत ज़्यादा फियरफुल होते हैं, क्योंकि इसमें अल्सरेशंस हो जाता है, इसमें परफोरेशंस होते हैं, इसमें पेटिशियल हेमरेज फॉर्म हो जाता है, इसमें मसूड़ों से, माउथ से ब्लीडिंग हो सकती है, लेट्रिन के साथ ब्लड आ सकता है, खकार के साथ ब्लड आ सकता है। तो जब इस प्रकार का डेंगू फीवर होता है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है और इसको ही हमें संभालने की ज़रूरत है, इसको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पहली और दूसरी स्टेज में अगर आप इसको नहीं बचा पा रहे हैं तो ये 3rd स्टेज में और इस प्रकार के डेंगू फीवर में पेशेंट जा सकता है। चौथा डेंगू का प्रकार होता है जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें पेशेंट को हेमरेजिक टेंडेंसी होने के बाद में पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा सकता है और पेशेंट को बेहोशी की स्थिति होती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण देखने को मिलता है कि पेशेंट को फीवर तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जब आप स्किन में को टच करेंगे तो कोल्ड और क्लैमी कलर की कोल्ड और क्लैमी जो है स्किन हो जाती है और टच करने पे कोल्ड प्रतीत होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो अपीयरेंस होता है पेशेंट का, डेथ लाइक अपीयरेंस, जब पेशेंट को आप देखते हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो बिल्कुल मरणासन पे जा रहा है या मरने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है डेंगू के सिम्टम्स को जानना, उनकी स्टेजेस के अकॉर्डिंगली, उनके टाइप्स के अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं दोस्तों जिसके द्वारा हम डेंगू के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों डेंगू के अगर हम इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करें तो लेबोरेटरी में मरीज के खून में IgE, IgM एवं NS1 जो एंटीजन्स, NS1 जो प्रोटीन होता है वो देखने को मिलता है। तो कभी कभी NS1 जो प्रोटीन होता है वो पॉजिटिव आ जाता है। इसका मतलब यह है कि पेशेंट के ब्लड में डेंगू वायरस है, लेकिन जरूरी नहीं कि पेशेंट को फीवर हो। कभी कभी वायरस इसमें आता भी है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि फीवर होता है। दूसरा जो होता है कि कभी कभी IgE और IgM जो 2 एंटीजन होते हैं उसमें IgG जो होता है उसकी उपस्थिति हमको ये इंडिकेट करती है कि पेशेंट को कभी पहले भी डेंगू रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है अभी डेंगू है। तो कभी कभी जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं तो हमारी जो हमें कम नॉलेज होती है उसका फ़ायदा उठाते हैं और आपको डर पैदा कर देते हैं कि देखिए आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपका जो है ये डेंगू फीवर हो गया है। तो इस प्रकार से हमें बचना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इसके इन्वेस्टिगेशंस को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों 2 प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस और महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो प्लेटलेट्स काउंट होता है। प्लेटलेट्स काउंट की मात्रा इसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर में घटती जाती है।
तो जब अगर प्लेटलेट्स काउंट की मात्रा घटती है तो प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन कराना बहुत जरूरी होता है। दूसरा पीसीबी, पीसीबी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पीसीबी ब्लड में रेड सेल्स का प्रतिशत बताता है, जो कि एक हेल्दी मैन में इसकी अगर परसेंटेज की बात करें तो 45%, तो महिलाओं में 40% होता है। और डेंगू फीवर में यह पीसीबी का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जाता है, और जब पीसीबी का प्रतिशत बढ़ेगा तो ब्लड जो है वो आपका क्लॉटेड फॉर्म में होता है, थक्का जमने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसको हमें रोकना पड़ता है और रोकना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हमें यूज करने चाहिए जिसके द्वारा हम इस प्रकार के मच्छर को पनपने से रोक सकें, इस प्रकार की बीमारी को रोक सकें। तो दोस्तों, दो प्रकार के चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। पहला तो ये कि हम मच्छर को पनपने से किस प्रकार से रोकें, और दूसरा मच्छर को काटने से हमें किस प्रकार से रोकें। तो दो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो ये मच्छर होता है वो केवल आपका गंदे पानी में ही नहीं पनपता, बल्कि ये स्वच्छ पानी में भी पनपता है। तो जहाँ जहाँ पानी का भराव है, आपकी किचन में अगर भराव है तो उस भराव को हमें ख़त्म करना चाहिए, और बीच बीच में मिट्टी का तेल का छिड़काव करते रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरा दोस्तों, आप बहुत सारी बार देखा गया है कि आप लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं, और कूलर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है और उसका प्रॉपर तरीके से आप उसको सफाई नहीं करते हैं। तो कूलर आप कम से कम यूज करें। अगर कूलर यूज करते हैं तो प्रत्येक दिन इसका पानी चेंज करें, और पानी में बोरिक एसिड का इस पर छिड़काव करते रहें। और बहुत सारी बार देखा गया, बहुत सारी फैमिली में मैंने जब अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाना, समझा और महसूस किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। और कभी कभी छत पे आप टायर रख लेते हो, कभी कभी बर्तन खुला छोड़ देते हो, और कभी कभी बॉटल वगैरह प्लास्टिक की खुली छोड़ देते हो। तो या तो इसको आप रखिए नहीं, और रखिए तो इसको उल्टा करके रखिए ताकि इसमें जल का भराव नहीं हो पाए। और जल का भराव नहीं होगा तो डेंगू का पनपने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो पहला तो ये चीज़ है कि हम किस प्रकार से डेंगू के मच्छर को पनपने से रोकें। अब काटने से रोकने के लिए हमें दो तीन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये है कि हमें फुल आस्तीन के कपड़े पहनने की ज़रूरत है, और बच्चों में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा, हमें टाइम टाइम पे जो कॉइल्स वगैरह हैं इनका यूज करना चाहिए। रेपलेमेंट जलाना चाहिए ताकि मच्छर को ख़त्म किया जा सके। और रेपलेमेंट जलाने के लिए हमें 1-2 घंटे के लिए जलाना है, और उसको रूम को 1-2 घंटे के लिए बंद कर देना है। तब जाके कहीं जाके मच्छर कंट्रोल कर सकते हैं, मच्छरों को मारा जा सकता है। और एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मच्छर को ख़त्म करने के लिए, और वो है कि आप जो है प्रॉपर तरीके से कॉइल्स वगैरह जो होते हैं कीटनाशक, उनका छिड़काव करें, और मच्छर को अपने शरीर तक पहुंचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें। तो इस प्रकार के अगर आप प्रिवेंटिव मेजर अपनाते हैं, इस प्रकार के तरीके अख्तियार करते हैं, तो जो मच्छर होता है वो पनप नहीं सकता और हमारी बॉडी को काट नहीं सकता है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा किस प्रकार से हम डेंगू फीवर को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो होम्योपैथी का सिद्धांत है वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली काम करता है, इंडिविजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंगली काम करता है, मियाज्मेटिक कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो होम्योपैथी में कोई भी दवाई किसी भी मर्ज में आप दे सकते हो, कोई भी सिम्टम्स में दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेजेस आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली कुछ मैं दवाई बताना चाहूँगा, वो आप इसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा एक होम्योपैथिक चिकित्सक होने के नाते, कि बगैर डॉक्टर के परामर्श के, बगैर चिकित्सीय परामर्श के ये दवाइयों का सेवन आप मत करिए। तो पहला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, स्टेज वाइज मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पहला स्टेज बताया था सामान्य डेंगू फीवर, जिसमें पेशेंट के शरीर में रैशेस अपीयर हो जाते हैं, हाथ पैरों में दर्द होता है, और इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो एक मेडिसिन होम्योपैथी में जिसको बोलते हैं इपिटोरियम परफोलेटम, जब इस मेडिसिन को पढ़ोगे आप तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर ब्रेक बोन फीवर। तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स एक मेडिसिन है होम्योपैथी की, वो भी बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पर रैसेस अपीयर हो जाते हैं, फीवर इवनिंग के टाइम होता है, ट्रायंगुलर रेड टिप टंग हो जाती है, और पेशेंट को हाथ पैर में दर्द, सिर में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है, और फीवर अगर सीवियर होता है तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट एग्रावेट ड्यूरिंग रेस्ट एंड रिलीव्ड बाय मोशन।
तो जब इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, इस प्रकार की सिम्टम्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो रस्टॉक्स मेडिसिन को दिया जा सकता है। इसके बाद ब्रायनी एल्बा भी ये क्लासिकल डेंगू फीवर और सामान्य डेंगू फीवर में बहुत अच्छा काम करती है। जो इनिशियल स्टेज में जो फीवर होता है, जिसमें पेशेंट का जो मुंह है वो सूखने लगता है और जो टंग होती है वाइट कोटेड टंग होती है, लेकिन इसमें दर्द जो होता है वो बहुत अनकॉमन पैक्युलर है। स्ट्रेचिंग टाइप का पेन होता है जो कि मोशन से और मूवमेंट से एग्रावेट करता है और रेस्ट से पेशेंट को रिलीफ लगता है। आर्सेनिकम एल्बम इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी फॉर डेंगू फीवर, और यह जो है सामान्य डेंगू फीवर में और क्लासिकल डेंगू फीवर में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा थर्स्ट लगती है, लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्जियस होता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, और डिस्पेयर भी हो जाता है। कभी कभी आपके पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि लगता है कि मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ। तो एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे पेशेंट अपनी बीमारी के प्रति बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो जाता है, उसमें आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डेंगू हेमरेजिक फीवर के बारे में, कि इसमें होम्योपैथी में कौन कौन सी वो मेडिसिन है जिसको आप इसमें दे सकते हैं। तो दोस्तों, डेंगू हेमरेजिक फीवर में एक मेडिसिन है जिसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, वो है क्रोटेलस हॉराइडस। क्रोटेलस हॉराइडस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर डेंगू फीवर, स्पेशली डेंगू हेमरेजिक फीवर। जब डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड, जब हीमोलाइसिस होता है, ब्लड आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है, हीमोलाइटिक जॉइंडिस होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की सिचुएशन होती है, हेमरेजिक टेंडेंसी होती है, और जहाँ पे डार्क क्लॉटेड ब्लड होता है, जैसा भी अभी मैंने बताया आपको डेंगू हेमरेजिक फीवर में, जहाँ पे पीसीबी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसमें यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। तो इस मेडिसिन का रोल डेंगू हेमरेजिक फीवर में होता है। लैकेसिस बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे पिटिशियल हेमरेज फॉर्म हो जाते हैं, पेशेंट के जो स्किन पे धब्बे होते हैं ब्लूइश कलर के, पर्पलस कलर के, तो जब इस प्रकार के धब्बे होते हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा हॉट होता है, कपड़े पहनना कम चाहता है और अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फील करता है, और इस प्रकार की जब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, फीवर देखने को मिलता है, तो हम लैकेसिस मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब डेंगू हेमरेजिक फीवर में जो तीसरा टाइप होता है उसमें कर सकते हैं। दोस्तों, डेंगू शॉक सिंड्रोम के बारे में अगर बात करूं तो इसमें एक मेडिसिन होम्योपैथी की बहुत अच्छी है जिसको बोलते हैं कार्बोवेज। और कार्बोवेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए उनको पता होता है कि जब डेथ लाइक अपीयरेंस होता है, कोल्ड क्लेमी स्किन होने लगती है, और जब पेशेंट को टच करते हैं तो उसकी जो स्किन होती है वो ठंडी पड़ने लगती है, डेथ लाइक अपीयरेंस होता है। और उसमें बहुत सारे ऑथर्स ने इस मेडिसिन के बारे में लिखा है कि यह लास्ट स्टेज में बहुत अच्छा काम करती है। तो डेंगू जो शॉक सिंड्रोम होता है वह भी डेंगू की लास्ट स्टेज होती है, यहाँ पे पेशेंट को बचाना बहुत ज़रूरी होता है, और पेशेंट को घबराहट होती है, पेशेंट वांट टू फैनिंग विद अ क्लोज डिस्टेंस। पेशेंट जो कार्बोवेज का होता है, पंखा बिल्कुल मुंह पे रखना चाहता है। तो जब इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती फीवर की अवस्था में, तब हम कार्बोवेज का पेशेंट को सेवन करने के लिए बोल सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो हमारी इम्यूनिटी के रूप में काम करती है। जैसे एक होम्योपैथी मेडिसिन है गिलॉय, जिसको बोलते हैं टिनोस्पुरा कॉर्डिफोलिया, जो कि गिलॉय के नाम से भी जानी जाती है, और आपको पता है कि गिलॉय का रोल बहुत अच्छा होता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये आप इम्यून बूस्टर के रूप में दे सकते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और इस प्रकार की वायरस से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है, आशा है और विश्वास है कि आपको यह प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।